देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएजी 174 सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस किताब को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और ख़ास तौर से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर मैं इस बुक की बात करूं, ठीक है, तो अगर हम लोग इस बुक को देखेंगे तो इस बुक में अगर आप लोग देखोगे ना, तो अगर मैं टोटल चैप्टर की बात करूं तो टोटल 14 चैप्टर हैं। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में से भी आपको चैप्टर्स बताऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे उनको हम लोग शुरू में करेंगे, क्योंकि जो खास तौर से इसमें पूछे जा सकते हैं और खास तौर से जो इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में आ सकता है या जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम लोग उन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे टोटल 14 चैप्टर में से। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं खास तौर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला हमारा चैप्टर क्या रहेगा, सतत विकास का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे भैया, सतत विकास का अर्थ क्या है और सतत विकास का स्वरूप क्या है, क्योंकि ये जो हो सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सतत विकास को लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सतत विकास का स्वरूप बताइए, या सतत विकास का क्षेत्र बताइए, या सतत विकास क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में या पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिएगा सतत विकास को देखिएगा 1970 के दशक में सतत विकास संभवतः कह सकते इसका प्रयोग किया गया है, यानी कह सकते लगभग 1970 के आसपास अगर हम लोग बात करेंगे तब सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। सतत विकास व्यापक रूप से लोगों और उनकी आर्थिक सामाजिक भलाई और एक दूसरे के साथ रिश्ते में समानता का विषय, यानी सतत विकास जो है वह लोगों के आर्थिक, सामाजिक और लोगों के रिश्तों में समानता या बराबरी की बात करता। सतत विकास, सतत विकास कह सकते हो कि जहां पर पर्यावरण और समाज में असंतुलन के, आर्थिक और सामाजिक सततता के खतरे को देखा जाता, भैया वही क्या है, सतत विकास। सतत विकास का मतलब है हमारा सामूहिक भविष्य। पर्यावरण और विश्व आयोग की रिपोर्ट ने सतत विकास को कहा है। सतत विकास कह सकते भैया, सतत विकास की परिभाषा क्या है तो भविष्य की पीढ़ियों की योग्यता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना ही सतत विकास है। यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो संसाधन हैं वह भी बचे रहें और वर्तमान यानी आज के जो लोग हैं वो भी संसाधनों का यूज कर सकें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जैसे आज की जो हमारी पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं वह अभी भाई जो रिसोर्स हैं जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इन सब, बिजली है, इन सब का प्रयोग आज वाली पीढ़ी तो कर रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे ये बचे रहें, या आने वाली पीढ़ियों को हम उनके लिए बचाए रखें, लेकिन आज की पीढ़ियां भी इनका यूज कर सकें। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक है भाई, आने वाली पीढ़ियों और वर्तमान की पीढ़ियों के लिए जो नेचुरल रिसोर्स हैं या जो प्राकृतिक संसाधन है वो बने रहें दोनों के लिए, यही सतत विकास कहता है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण की आवश्यकता को पूरा करता है। यानी सतत विकास कहता भैया आज की जो पीढ़ी है और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं दोनों के जरूरतों को पूरा करना ही सतत विकास का लक्ष्य है। आप लोग क्या कह सकते हैं, सतत विकास का लक्ष्य क्या है भाई मेरे, सतत विकास आज की पीढ़ी और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं दोनों की जरूरतों को पूरा करने की बात कौन करता है, सतत विकास कहता है। भाई दोनों की जरूरतें हमें पूरी करनी है, यही सतत विकास है। अब सतत विकास के अगर हम लोग स्वरूप की बात करें तो भैया सतत विकास का स्वरूप क्या है, तो सतत विकास की अगर आप बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर की जांच करना और उसे कंट्रोल करना सतत विकास कहता है। असंतुलित पशुधन का विकास को सुनिश्चित करना और भूमि हस्तांतरण को नियंत्रण करना, ये सतत विकास को करा। यानी सतत विकास जो है कह सकते कि भाई आज का जो संसाधन है, आज के जो रिसोर्स हैं उन रिसोर्सों को बनाए रखना है, आज के लोग भी उसको यूज कर लें और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं
वह भी उसको यूज कर सकें, वो भी उनके प्रयोग में आ सके। ये है भैया सतत विकास, इसी को कहा जाता है। भाई आज की पीढ़ी कह सकते हो कि डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, ईंधन है, गैस है, उसका खूब प्रयोग कर रही है। लेकिन भाई आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो भविष्य है, ठीक है, वो लोग भी इन चीजों का क्या कर सकें, यूज कर सकें, वो लोग भी इन चीजों का प्रयोग कर सकें। यही क्या है, सतत विकास को बताता है। समझ रहे हैं, ये सतत विकास को बताया। अब सतत विकास का क्षेत्र का देखो, सतत विकास का अर्थ और स्वरूप के बाद हम इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सतत विकास कह सकते हैं भैया तीन चार प्रकार का। एक होता सामाजिक आयाम का सतत विकास। सतत विकास में अगर आप सामाजिक बात करेंगे तो सतत विकास कहता कि भूख को शून्य कर दो। भैया कोई भूखा न रहे, सबका अच्छा स्वास्थ्य हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, जनसंख्या कंट्रोल में रहे, लड़के लड़की के आधार पर यानी भेदभाव ना हो, यानी ये सामाजिक सततता की बात करता है, यानी समाज में बराबरी की बात कर रहा सामाजिक सतत विकास। यानी पहला इसका सामाजिक आयाम है। सतत विकास का पहला कौन सा आयाम है, सामाजिक आयाम है, जो कहता है कि भैया भुखमरी कम हो, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, जनसंख्या कंट्रोल में रहे, भेदभाव ना हो, ठीक है, इस पर जोर देता है। यानी स्वास्थ्य और कह सकते हो कि लोगों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर सतत विकास का पहला क्षेत्र है। तो सामाजिक सतत विकास का आर्थिक आयाम भी है। आर्थिक क्या है, सतत विकास कहता है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, दूसरा महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए, प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं भाई वो सबको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले लोग हैं बाकी लोग हैं उसका तो लाभ उठा लें और जो गरीब लोग हैं वो उनका लाभ ही उठा ना पाए उनको किसी। तो सतत विकास के आर्थिक लक्ष्य भी हैं कि भाई सतत विकास गरीबी नहीं चाहता है, सबके लिए रोजगार हो, महिलाओं के लिए भी काम हो, सभ्य समाज हो और समाज में आर्थिक विकास हो। यानी ये सतत विकास का आर्थिक आयाम है। सतत विकास का पर्यावरणीय आयाम क्या है, तो भैया सतत विकास जो है कह सकते हो कि स्वच्छ जल की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, सस्ती और स्वच्छ हवा। भैया हवा जो हो साफ हो और क्या हो, स्वच्छ हो, यानी एयर जो हमारी है यानी जो हवा है वो स्वच्छ हो, उद्योग और परिवहन ऊर्जा से उत्सर्जन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, जलवायु परिवर्तन जो रहा हो ना हो। ये सतत विकास का क्या है, पर्यावरणीय आयाम है। सतत विकास का संस्थागत आयाम क्या, सतत विकास का संस्थागत आयाम है उद्योग हो, धंधे हो, विश्व में शांति हो, मजबूत संस्थाएं हो, इसकी भी बात करते हैं। यानी मजबूत संस्थाओं की बात कौन करता है, सतत विकास। और सतत विकास के कह सकते हैं कि टोटल 17 लक्ष्य हैं। यानी कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कुल 17 लक्ष्य बनाए गए। वो 17 लक्ष्य पता कौन कौन है, जिस 17 लक्ष्यों में कौन है, कोई गरीब ना हो, यानी भाई कोई गरीब ना हो, ये सतत विकास का लक्ष्य है। शून्य भूख यानी भैया कोई भूखा ना मरे, ये सतत विकास का दूसरा लक्ष्य है। सतत विकास का तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। भैया हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। उत्तम शिक्षा, भाई सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको बढ़िया एजुकेशन मिले, यह भी क्या है, सतत विकास का लक्ष्य है। यानी सतत विकास कहता कि भाई हर व्यक्ति को अच्छी और बढ़िया शिक्षा मिले, अच्छी एजुकेशन। जेंडर समानता की बात भी सतत विकास कहता है, यानी कि जेंडर के आधार पर, लड़के और लड़की के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। सतत विकास किसकी बात करता है, जेंडर असमानता की बात करता। अगला क्या, स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। भैया सबको पीने का पानी मिले, ये सतत विकास कहता। सतत विकास का छठा लक्ष्य है। सतत विकास का 7वां लक्ष्य है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी हर व्यक्ति को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिले, भैया एनर्जी मिले। सतत विकास का 8वां लक्ष्य क्या है, उचित कार्य, यानी भैया हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो और हर व्यक्ति का आर्थिक विकास हो, यह भी क्या है, सतत विकास का लक्ष्य है। सतत विकास उद्योगों की बात करता है, नए नए उद्योग धंधे लगे, बुनियादी ढांचे बने, भी सतत विकास कहता है। सतत विकास का अगला लक्ष्य है असमानता को कम करना, यानी हमारे समाज में जो अमीर गरीब के बीच में खाई है या जो जातिवाद है उसको, यानी असमानताओं को हमें क्या करना, कम करना है।
सतत विकास, सतत शहरों की बात कर रहे हैं, यानी शहरों का भी हमारा लगातार विकास हो, समुदायों का विकास हो। सतत विकास का अगला लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग, यानी सभी लोग जो रिसोर्स हैं उनको जिम्मेदारी के साथ यूज करें। सतत विकास का अगला लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई, भाई जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वह ना हो। सतत विकास का 14वां लक्ष्य है जल के नीचे जीवन, यानी जल यानी जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, जो जीव जंतु जल में रहते हैं, वो उनका भी भैया जीवन बचा रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग, आपको पता होगा कितना सारा केमिकल, कितनी सारी चीजें आज हम लोग समुद्र में डाल रहे हैं और पानी में डाल रहे हैं, जिससे कह सकते हैं भैया कि जो हमारे जलीय जीव हैं, जलीय जीवों का जो जीवन है वो लगभग कह सकते हैं मुश्किल हो गया, मर रहे हैं। भूमि पर जीवन, यानी सतत विकास ये कहता कि भैया भूमि पर भी जीवन बना रहे। 16वां शांति, न्याय और मजबूत, यानी सतत विकास कहता है कि इसमें शांति हो, न्याय हो और मजबूत लक्ष्य हो। सतत विकास का 7वां लक्ष्य, 17वां लक्ष्य, आखिरी लक्ष्य क्या है, यानी सतत विकास के जितने लक्ष्य हैं इनके लिए हमें मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो इस सतत विकास के क्या हैं, 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं सतत विकास के, टोटल 17 लक्ष्य हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में भाई आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। मैं जरूर कह सकता हूँ भाई पेपर में आप सबसे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया है और इससे मैं बता दूं एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो भी 20 नंबर में आएगा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा, सतत विकास के प्रमुख घटक। भाई सतत विकास के कौन कौन से घटक हैं, जैसे सतत विकास का सामाजिक घटक, सतत विकास के आर्थिक घटक और सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो भाई 3 घटक है सतत विकास के और कम से कम एक तो आ ही सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया सतत विकास के घटक। सतत विकास का सामाजिक घटक क्या है, तो भाई सामाजिक घटक में हम लोगों ने बात किया था ना, सतत विकास जीवन की गुणवत्ता की बात करता भाई, कि भाई सतत विकास अगर रहेगा तो लोगों की जीवन में गुणवत्ता बनी रहेगी। ठीक है, यानी सतत विकास का जो सामाजिक घटक कहता है कि भाई लोगों को आवास मिलना चाहिए, यानी उनके सस्ते घर हों, शारीरिक और मानसिक उनको चिकित्सा सहायता मिलना चाहिए, शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ये सारी क्या है, जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की गुणवत्ता हो, स्वतंत्रता हो, वो सभी फैसले ले सकते हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, अच्छा जीवन जीने का अधिकार हो, व्यक्ति लंबा और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ये है सतत विकास का पहला लक्ष्य हमारा क्या है, सामाजिक घटकों में बात की जाती है, वही सामाजिक घटक कहता। दूसरा है समानता और विविधता, भैया सबको समान माना जाए, किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। सतत विकास यह भी कहता ना, अमीरी और गरीबी के बीच जो असमानता है, जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, आपको पता होगा भाई अमीर और गरीब के बीच में जो गैर बराबरी है यह लगातार बढ़ती जा रही है और कह सकते इन चीजों को हमें क्या करना है, कम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसको हमें कम करना चाहिए। सामाजिक सामंजस्य, यानी सतत विकास का जो अगर बात करें जो सामाजिक लक्ष्य है उसमें कहता है भाई समाज में सामंजस्य बनाए रखना है। एक समाज में सामाजिक सामंजस्य का अर्थ है लोगों की भलाई के लिए काम करता है, लाभ प्राप्त करने के लिए लोक संस्थानों का यूज होता है। भाई सतत विकास का जो सामाजिक लक्ष्य कहता है कि लोगों के लिए भलाई के लिए आपको काम करना है। लोग सरकार से रोजगार के केंद्र में पंजीकरण करके रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, किसी भी समूह में जाकर के वो सरकार की कई सारी योजना को। तो सतत विकास का सामाजिक लक्ष्य यह भी कि भाई लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए भलाई के लिए आपको काम करना है। ठीक है भाई, लोकतंत्र और शासन, सतत विकास का सामाजिक लक्ष्य है कि लोगों को भाई लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, जहां पर लोगों को बोलने का, घूमने का, फिरने का तमाम तरह के अधिकार हो और एक अच्छी और बेहतर सरकार सतत विकास के इसका भी किया जाता है, एक भाई अच्छी सरकार हो। सतत विकास का आर्थिक घटक क्या है, तो भाई सतत विकास का आर्थिक घटक में पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे भाई आर्थिक घटक में बात करता, पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है। अगले 30-40 साल में दुनिया भर में आबादी इतनी बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी कि समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो कहना कि भाई कह सकते हो कि
जो समस्या बढ़ रही है वो किस कारण से, क्योंकि भाई लगातार कह सकते हैं भाई जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने से पानी भोजन में कमी और गरीबी के कारण दुनिया में पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों में महासागरों की स्थिति को नुकसान होगा। 21वीं सदी में वित्तीय क्षेत्र में तेजी से चीजें बदल रही हैं। अगर हम लोग बात करें ना, आज गरीबों को आंकड़े और गरीबों को हो रहा है। दूसरा, उद्योगों को भूमिका कहता है, सतत विकास कहता है कि भाई आर्थिक लक्ष्यों को बेहतर बनाने के लिए उद्योग धंधों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सतत विकास क्या कह सकता है आर्थिक लक्ष्य में, भाई अगर ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो इससे क्या होगा भाई, आर्थिक जो समस्याएं हैं, पैसे को लेकर के जो समस्याएं हैं, कह सकता हूं कि जो पैसे को लेकर के जो समस्या, रुपए को लेकर के जो समस्याएं हैं, वह थोड़ी बहुत कम हो पाएंगी। ठीक है, लोग बेहतर आर्थिक सतता, भाई आर्थिक आधार पर लोगों में समानता का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आर्थिक आधार पर अगर लोगों में समानता रहेगी तो लोग भोजन है, कपड़ा है, घर है, परिवहन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सभी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। भाई आर्थिक आधार पर अगर हमारे समाज में आर्थिक आधार पर अगर समानता रहेगी तो भाई हर व्यक्ति को अच्छा भोजन, हर व्यक्ति को अच्छे कपड़े, हर व्यक्ति को घर, घूमने फिरने के लिए परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी चीजें मुहैया हो पाएंगी। आप सबको पता कि हमारे समाज में आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि हर व्यक्ति को कह सकते कि आर्थिक रूप से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। नवीन संसाधन, भाई अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को नवीन संसाधनों की भी क्या खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे ऐसे बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिस दिन वो धीरे धीरे न्यूक्लियर जो संसाधन हमारे भाई खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए हमें नवीन संसाधनों की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सरकार को आर्थिक नीतियां इस प्रकार से बनानी चाहिए ताकि जिससे हमारे अधिक से अधिक जो समाज है उसको क्या हो सके भाई मेरे, लाभ हो सके। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, ये सतत विकास का कह सकते हैं आर्थिक आयाम की हम लोग यहाँ पर बात करें। सतत विकास का पर्यावरणीय घटक क्या है, पर्यावरण में सतत विकास क्या कहता है, तो सतत विकास भाई यही कहता है कि भाई अगर आप देखोगे जो कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, इन चीजों का ये तेजी से इनका यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमें इनका यूज कम करना चाहिए और इनके स्थान पर इनका कोई वैकल्पिक सोर्स होना चाहिए। अगर आप देखोगे ना, आज तो सोलर पैनल लग रहा है जिससे बिजली भी जलाई जा रही है और बहुत प्रकार के काम हो रहे हैं, तो सतत विकास के ये पर्यावरणीय घटक में आ जाएगा ना। सतत विकास भाई विकास और पर्यावरण को एक साथ लेकर के चलने की बात करता है। सतत विकास कहता कि आपको विकास भी करना है और आपको पर्यावरण को भी बनाए रखना। ये नहीं कि आप पर्यावरण को बनाए रखे हैं लेकिन आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विकास के पीछे पीढ़ी इतना पागल हो गई है कि वह पर्यावरण को ध्यान में ही नहीं रख रही है। कहने का मतलब क्या है कि हमें विकास की प्रक्रिया में विकास और पर्यावरण को दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि भाई डेवलपमेंट के चक्कर में आपने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि पर्यावरण बचा ही नहीं, आज जीने के लिए कुछ रहा ही नहीं गया। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने पर्यावरण के चक्कर में डेवलप ही नहीं किया। तो दोनों को हमें क्या है, साथ लेकर के चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और विकास और पर्यावरण की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ठीक है, सतत विकास में कह सकते कि सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए अगर हम नई नीतियां बनाएंगे तो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारे लिए भाई मेरे बहुत ज्यादा आसान रहेगा। तो सतत विकास के जो 3 लक्ष्य हैं, सतत विकास का सामाजिक लक्ष्य, सतत विकास का आर्थिक लक्ष्य और सतत विकास का पर्यावरणीय लक्ष्य, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को क्या हो सकता है, मिल सकता है। और एग्जाम में मैं जरूर कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन तो भाई आना ही आना है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं जो हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्यों से सतत विकास के लक्ष्यों तक। और सतत विकास के लक्ष्य यानी सहस्त्राब्दी सतत विकास के भाई कौन कौन से लक्ष्य हैं, और आपको मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था भाई सतत विकास के कौन कौन से लक्ष्य हैं। ठीक है, अगर मैं सहस्त्राब्दी सतत विकास के लक्ष्यों की बात करूं तो भाई मेरे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
सतत विकास के अगर आप लोग देखोगे तो कई सारे लक्ष्य बनाए गए, जिसमें 17 सतत विकास के लक्ष्य हैं। जैसे अगर आप देखोगे गरीबी को कम करना और भूख को मिटाना। भाई पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि गरीबी कम हो और जो भूख है, कहने का मतलब जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, जो लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, यह सतत विकास के लक्ष्य में से एक है। दूसरा है भाई सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो मिले ही मिले, इतना मिनिमम लक्ष्य है सतत विकास में। भाई हर कोई व्यक्ति प्राइमरी कह सकते हैं, यानी 1 से 5 तक की जो एजुकेशन है वह उसको प्राप्त ही करे। यह भी हम लोग कह सकते हैं कि सतत विकास के लक्ष्यों में से है। अगला कह सकते हैं कि जेंडर असमानता को बढ़ाना। भाई जेंडर समानता को बढ़ाना है। अगर आपको पता होगा कि हमारे देश में जेंडर के आधार पर बहुत भेदभाव होता है ना भाई, लड़के और लड़कियों में अगर आप देखेंगे तो भेदभाव जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हमारे देश में हो रहा है। तो भाई और जो लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव ना हो, इसके लिए कह सकते हैं इसको समान करने की बात करते हैं। चौथा है बाल मृत्यु दर में कमी लाना। आप सबको पता होगा कि जब माँ गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है तो वहां पर बच्चे की मृत्यु बहुत हो जाती है और कई बार माँ की भी मृत्यु हो जाती है। तो भाई बाल मृत्यु दर में कमी लाना है और जो मातृ मृत्यु दर है उसमें भी सुधार करना कह सकते हो कि सतत विकास के लक्ष्यों में से एक है। अगला है HIV मलेरिया जैसी बीमारियों का मुकाबला करना। भाई अगर सतत विकास के लक्ष्यों की अगर हम लोग बात करें या सत्राब्दी लक्ष्यों की बात करें तो उसमें यह है कि HIV है, एड्स है, मलेरिया है या अन्य जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से हमें क्या भाई मुकाबला करना है, क्योंकि इन बीमारियों के कारण अगर हम लोग बात करें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ठीक है, आप सबको पता होगा ना, बहुत सारे लोगों की अगर आप देखोगे तो इन बीमारियों के कारण ही उनकी जान जाती है। अगला है पर्यावरणीय सततता। भाई पर्यावरण जो है वह लगातार हमारा बना रहे और विकास भी होता रहे, अभी सतत विकास का लक्ष्य कहता है। देखो सतत विकास के लक्ष्य में एक कहा जा रहा है कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्यावरण को भी देखना है कि भाई पेड़ पौधे रहें और कह सकते कि ऑक्सीजन रहे, भाई लोगों का जीवन जो धरती पर है, पृथ्वी पर है, वो सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि भाई अगर विकास पर ध्यान दोगे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते चले जाओगे, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अगर आप लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान दिया और विकास नहीं हो पाए भी ठीक बात नहीं। तो दोनों में एक प्रकार से सामंजस्य बनाए रखना हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला विकास के लिए यानी भाई सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं वैश्विक साझेदारी विकसित करना हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक मिलजुल करके अगर प्रयास करेंगे तब हम सत्राब्दी लक्ष्यों को या सतत विकास के लक्ष्यों को कह सकते हो प्राप्त कर सकते हैं। भाई सतत विकास के लक्ष्यों में अगर आप देखेंगे 0 लक्ष्य हैं। अगर हम सतत विकास के लक्ष्यों की बात करें तो आधे रास्ते तक पहुंचना था, लेकिन SDG को पूरा करने का डिजाइन किया गया। इन लक्ष्यों से आशा की गई कि 0 स्तर को प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे सतत विकास के लक्ष्यों में 17वें लक्ष्यों में कहा गया है 0 भूख, यानी भैया किसी भी आदमी की मृत्यु भूखमरी से ना हो। इतना तो हमें कम से कम करना ही करना है कि भाई कोई भी आदमी भूख से जान ना दे और 0 यानी मृत्यु दर में भी हमें गिरावट लानी है। अगला क्या सार्वभौमिक लक्ष्य हैं। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं क्या भैया सार्वभौमिक हैं, इसको सभी देशों को मिलजुल करके क्या करना है प्राप्त करना है। ठीक है, यूनिवर्सल गोल है, किसी एक देश के दूसरे देश के लक्ष्य नहीं है, 1-2 देशों ने बना दिया। ऐसा नहीं कि अमीर देशों ने बना दिया या गरीब देशों ने बना दिया सतत विकास के लक्ष्य। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो सभी देशों के लिए हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि डेवलप कंट्रियां हैं, चाहे वो अमीर देश हैं, चाहे वो गरीब देश हैं, तो सभी देशों के जो लक्ष्य हैं सतत विकास के लक्ष्य हैं। दूसरा सतत विकास के जो लक्ष्य हैं ये बहुत व्यापक लक्ष्य हैं। ठीक है, बहुत बड़े कह सकते योजना के आधार पर इनको बनाया गया है ताकि हम इन सतत विकास के लक्ष्यों को क्या करें प्राप्त कर सकें, क्योंकि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या है हमारा लक्ष्य है।
भाई सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या है, हमारा मेन लक्ष्य है। कि भाई ये सतत विकास के ये जो सत्राब्दी लक्ष्य बनाए गए हैं, इन लक्ष्यों को किसी प्रकार से प्राप्त करना है। भाई भूख की बहुत बात करता है, भूख को खत्म करना, महिलाओं को सशक्त करना और सभी के लिए काम हो, इस ये सतत विकास में है। कि भाई हंगर यानी भूख को जीरो कर देना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग भूखमरी से मरते हैं। भाई उनके लिए खाना तक नहीं है, यानी आदमी बिना खाने के जान दे रहा है। तो ये सतत विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला समावेशिता है, यानी सतत विकास के लक्ष्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई जब तक सभी देश मिलजुल करके काम नहीं करेंगे तब तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भूख और गरीबी कह सकते सतत विकास में एक साथ जोड़ा गया कि भाई अगर हम गरीबी को समाप्त करेंगे तो भूखमरी जो है वह भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कह सकते कि सत्राब्दी विकास के लक्ष्यों में भूख को और गरीबी को अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों को कह सकते इंक्लूड करके इन लोगों ने बात कही है कि दोनों को जोड़ा है। दूसरा आर्थिक सहायता की भी बात करता है, यानी सतत विकास के लक्ष्यों में अगर आप देखेंगे तो अमीर देश हैं, गरीब देश हैं, भाई सब मिलजुल करके कह सकते हो कि इन शताब्दी यानी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद। दूसरा सतत विकास के लक्ष्य शताब्दी लक्ष्यों में शांति स्थापित करना भी है कि भाई पूरी दुनिया में हमें क्या करना है, शांति स्थापित करना है। भाई पूरी दुनिया में शांति बना रहे, ठीक है। अगला सतत विकास के लक्ष्यों में डेटा क्रांति भी है, यानी सतत विकास के लक्ष्यों में प्राप्त करने के लिए हमें आय, आयु, नस्ल, जाति, विकलांगता हर चीज का अगर नंबर रहेगा, अगर हर चीज के आंकड़े रहेंगे तो हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त। भाई सतत विकास के लक्ष्यों में सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य यह भी है कि शिक्षा की, भाई सबको शिक्षा मिले। और कैसी शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन। यानी शताब्दी विकास के जो लक्ष्य हैं या सतत विकास के अगर हम लक्ष्यों की बात करें तो किसकी बात करता है, एक क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। शताब्दी विकास के लक्ष्यों में अगर देखें तो शिक्षा को प्राप्त करना है लेकिन उसकी गुणवत्ता सम्मिलित नहीं की। दूसरी ओर कह सकते शताब्दी विकास के लक्ष्यों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है कि भाई जो शिक्षा तो मिले सबको, जैसे अगर हम लोग बात करें शिक्षा चाहे प्राइमरी तक मिले, शिक्षा चाहे सेकेंडरी तक मिले, शिक्षा चाहे आप सीनियर सेकेंडरी तक दें, लेकिन जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसमें क्वालिटी होना कह सकते कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी एजुकेशन तो हो लेकिन साथ ही साथ कह सकते उसकी क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता बेहतर होनी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शताब्दी विकास के लक्ष्य हैं। अब भाई सतत विकास के लक्ष्यों का स्वरूप क्या है, भाई सतत विकास के लक्ष्यों का पहला आकार क्या है कि कोई गरीब ना हो और जगह जगह पर गरीबी को समाप्त करना, ठीक है। हर जगह पर कह सकते कि जो गरीबी है MSD, ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं सतत विकास का जो पहला लक्ष्य क्या कह रहा है कि भाई कोई गरीब नहीं हो और गरीबी को पूरी तरीके से, गरीबी के जो हर प्रारूप, भाई गरीबी का कोई भी लेवल हो सकता है तो हर लेवल पर क्या है, गरीबी को समाप्त करना है। कि जैसा हमने पहले लक्ष्य पढ़े हैं कि 2030 तक हर स्वरूप में गरीबी को खत्म करना है और यह संभव भी है। भारत में आजीविका के अवसर कम होते जा रहे हैं, लोगों को नौकरियां कम मिल पा रही हैं, तो कह सकते फिर भी अगर आप देखेंगे तो कोरोना में अगर आप देखें गरीबी बढ़ती हुई हमको दिखाई दी, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि गरीबी जो है उसको कम करना और गरीबी को पूरी तरीके से समाप्त कर देना सतत विकास के लक्ष्यों में से रहा है। भाई गरीबी को खत्म करना। अगला सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल। सतत विकास कहता कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना, जैसे मनरेगा की योजना चलती है, जैसे कमजोर है, बुजुर्ग है, विकलांग है, महिलाएं हैं, इनकी आर्थिक सहायता की जाती है। और मनरेगा में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 100 दिन का रोजगार कम से कम मिल पा रहा है। तो लोगों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारों को ऐसी योजनाओं के चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे भाई उनके रोजगार की गारंटी हो सके। लोगों तक कह सकते बुनियादी जो सेवाएं हैं, यानी लोगों तक कह सकते जैसे भैया पोषण है, स्वास्थ्य सुविधाएं है, पानी है, स्वच्छता है, बिजली है, खाना है, सड़क है, ये सारी योजनाएं कम से कम लोगों तक पहुंचे तभी कह सकते कि हम भाई सतत विकास के जो लक्ष्य हैं इनको प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है भाई, नहीं तो इनको प्राप्त करना आसान नहीं रहेगा। दूसरा सतत विकास का लक्ष्य क्या है,
शून्य भूख और भूख को समाप्त करना। भाई सतत विकास यह कहता कि भाई कोई भूखा ना रहे और हर किसी व्यक्ति को पोषण मिले। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखो भारत में क्या गया भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम बना है, 2013 में बना था, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर भाई सबको भोजन मिल रहा है। अगर आप देखेंगे आज हमारे देश में अंत्योदय अन्न योजना भाई, जिसमें 5 किलो राशन मिल रहा है, इस प्रकार की योजनाएं आप लोग कह सकते हो कि भैया कोई भूखा ना रहे या कोई भूख से ना मरे, उसमें कह सकते हैं कि सरकार इस प्रकार की योजनाएं चला रही ना भाई, 5 किलो राशन हर व्यक्ति को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है ये भूख को। दूसरा पोषण सुरक्षा, अगर आप देखेंगे तो भारत में पोषण को लेकर के सुरक्षा, भाई हर आदमी को कम से कम मिनिमम न्यूट्रिशन मिले। कृषि उत्पादकता को बढ़ाएंगे तभी भाई भूखमरी को हम समाप्त कर पाएंगे, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा। अगला सतत विकास का जो लक्ष्य है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। भैया हर आदमी का हेल्थ अच्छी रहे, हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनाई, जिसमें टीकाकरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। आप देखो भाई, जो भी बीमारियां होती, खासतौर से जो भी घातक बीमारियां हो रही हैं, उसमें टीकाकरण को लेकर के, यानी कहने का मतलब हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनका पहुंचना क्या है भाई, अत्यंत आवश्यक है। सतत विकास का अगला जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा में हर व्यक्ति शामिल हो, सबको समान शिक्षा मिले। ठीक है, समावेशी शिक्षा आप लोग कह सकते हो कि जिसमें सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे, अपाहिज बच्चे सभी, या जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ शिक्षा को पाए, वो समावेशी शिक्षा हम उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास कहता कि भाई क्या है, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है कि भाई कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसमें गुणवत्ता होनी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है अगर हम लोग बात करेंगे, और शिक्षा को लेकर हमारे देश में हो रहा। पांचवा क्या कहता है, जेंडर समानता। जेंडर समानता का सिंपल से मतलब यही है कि महिला और पुरुषों के आधार पर जो हमारे देश में इतने बड़े लेवल पर और बड़ी संख्या में जो हमारे देश में भाई मेरे भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करना ये बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा। कि भाई जेंडर के आधार पर महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव को समाप्त किया जाए। आप सबको पता होगा ना भाई, सबकी सामाजिक सुरक्षा हो, बालिकाओं और लड़कियों में, लड़कों में जो भेदभाव है, और महिलाएं जो चार दीवारी तक, भाई किसी भी प्रकार से जेंडर समानता हो, महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाएं भी आगे जा सकें, उनको भी नौकरी रोटी रोजगार मिल सके। या भी सतत विकास का लक्ष्य जो है जेंडर समानता की बात करता है। अगर आप देखेंगे अगला स्वच्छ जल, स्वच्छता की बात करता है। स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ जल हो, हर चीज स्वच्छ हो। तो भैया हर व्यक्ति के लिए पीने के लिए सस्ता पानी हो, स्वच्छ पानी हो, गुणवत्तापूर्ण पानी हो, साफ सफाई हो, यह भी क्या है, सतत विकास के लक्ष्यों में से है। कि भैया अभी सतत विकास का लक्ष्य कहता है कि भाई हर व्यक्ति के पास जो पीने की सुविधा है, जो पानी है, वो भैया स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो। भाई हवा पानी भी साफ होना चाहिए। अगर हवा पानी साफ रहेगी तभी हम लोग कह सकते कि हमारे लिए चीजें बेहतर होंगी। नहीं तो भाई बहुत सारी जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां तो कह सकते कि भयंकर लेवल पर हमें फैलती हुई दिखाई ही देंगी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा भाई। देखिएगा, जैसे सतत विकास के लक्ष्यों में हमने क्या भाई, पीने के लिए स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, या भी सतत विकास के लक्ष्यों की बात करता भाई। अगला सातवां क्या कहता है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो, और सभी के लिए भैया जो एनर्जी है, जैसे बिजली है, ईंधन है, सौर ऊर्जा है, तो भैया ये भी सबके लिए हो। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे घर में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना चलती है, जिसके जरिए अगर आप देखेंगे कि हमारी सरकारें बिजली पहुंचाने में कार्य भी कर रही हैं। यानी सबके लिए उपलब्ध बिजली हो, यानी ऊर्जा हो, और स्वच्छ ऊर्जा हो, और सस्ती ऊर्जा हो, यानी ऊर्जा भी क्या हो, सस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजली वो काफी महंगी हो, यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात यहां पर कह सकते हो 17वीं यानी सतत विकास के लक्ष्यों में बात कही जाती है। ठीक है, अगला क्या, आठवां क्या भैया, सभ्यकार और आर्थिक विकास हो। भाई सबके लिए कह सकते हो कि रोजगार के अवसर हो,
सभी को आगे बढ़ने के अवसर हों। भाई सबको जब नौकरी मिलेगी, रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो इससे हर व्यक्ति का क्या होगा, विकास होगा। तो कह सकते हैं 17वीं विकास के लक्ष्यों में या सतत विकास के लक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह भी कहा गया कि भाई एक प्रकार से यह भी चीजें क्या होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है कि सतत विकास के लक्ष्यों में अगर हम लोग बात करें तो क्या होना जरूरी है। इसमें यही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है कि भैया हर व्यक्ति को रोजगार मिले, और हर व्यक्ति को अगर रोजगार मिलेगा उससे आर्थिक जो समस्याएं होती हैं, अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत होगी और बेहतर बनती चली जाएगी। अगला सतत विकास का 9वां लक्ष्य क्या है, उद्योग, नए नए उद्योग, नई नई कंपनियां बने और उद्योगों और कंपनियों को खोलने में आसान कानून बने और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे भी सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इससे लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप, ये सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का मौका। सतत विकास का 10वां लक्ष्य यानी एमएसडी का बताता है कम असमानताएं, देशों के भीतर और देशों में आपस में असमान, यानी अलग अलग देशों के बीच में जो भैया असमानता यानी जो गैर बराबरी है, कोई देश बहुत गरीब है, कोई देश बहुत अमीर है, किसी देश में कह सकते बहुत सारी सुविधाएं हैं और किसी देश में कह सकते भाई मेरे कि बेसिक सुविधाएं या सामान्य जो सुविधाएं हैं वह भी उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं या वो भी सुविधाएं वो लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि असमानताओं को हमें क्या कम करना है। अलग अलग देश यानी जो देश हैं यानी जो कंट्रियां हैं उनमें जो असमानता बहुत ज्यादा हो गई है, उस असमानता को भी हमें क्या करना है, एक हद तक क्या भाई कम करना। इसकी भी बात सतत विकास के लक्ष्यों में कही जाती है। ठीक है, सतत विकास की अगर हम लोग यानी एसडीजी की बात करें तो इसमें जैसे कहा गया कि सतत शहर, समुदाय और मानव बस्तियां, यानी कह सकते जो शहर है उनका सतत विकास हो, मानव समुदायों का यानी विकास हो और सुरक्षित और लचीला बनाए रखना, यानी भैया सभी के लिए आवास हो, सभी के लिए रहने के लिए घर हो, ये भी कहा गया है। और कह सकते कि हमारे जो शहर हैं उन शहरों की भी कह सकते लगातार तरक्की होती रहे, उनका भी एक प्रकार से तरक्की होती रहे। जैसे सतत विकास के 12वां लक्ष्य में कहा गया है कि जिम्मेदार खपत, उत्पादन और सतत, यानी उत्पादन जो हो रहा, उत्पादन अच्छा होना चाहिए और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी उत्पादन किया जा रहा है उस उत्पादन की जो खपत है यानी जो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं उसको सोच समझ करके आप लोग क्या करिए, यूज कीजिए। यानी कृषि जैसे जो संगठन है, जो कृषि उत्पादन तो भाई भारत में सबसे ज्यादा होता है, तो कृषि उत्पादन को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी उस उत्पादन को बढ़ाएंगे तो कह सकते हैं कि हमारी जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं या जो जरूरतें हैं वह पूरा हो पाएंगी। सतत विकास जैसे 13वां बात करता है जलवायु कार्रवाई या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें रणनीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको पता होगा कि भाई मेरे लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और कह सकते हैं हर साल दर साल अगर आप देखेंगे कि जो उष्मा है यानी जो गर्मियां लगातार बढ़ रही है, इसलिए कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमें लगातार योजनाएं बनाने की क्या बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी आप ऊर्जा का कम से कम यूज करें, जोखिम कम से कम लें और कह सकते हैं एक प्रकार से जो इतना वेस्ट है, मटेरियल है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्कर्षण हो रहा है, इन चीजों पर हमें क्या कंट्रोल करने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज को भी यानी जलवायु परिवर्तन को। यानी एमएसडी अगला सतत विकास का जो है कह सकते हो कि पानी के नीचे जो जीवन है भाई वो बना रहे। आप सबको पता होगा कि लगातार इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया भाई मेरे कि अगर आप सबको पता कि जो जलीय जीव हैं यानी ऐसे जीव जो जलों में रहते थे, आप सबको पता होगा कि भाई हमारी नदियां दूषित हो गई हैं, हमारे नदियां दूषित हो गई हैं, कह सकते झीलें दूषित हो गई हैं, समुद्र में आप देखो कितना सारा केमिकल जा रहा है, नदियों में कितना सारा केमिकल जा रहा है। इसलिए कह सकते हो कि जो जलीय जीव पानी में रहते थे, उन जलीय जीव जो पानी में रहते थे भैया उनके लिए जीवन मुश्किल हो गया और बहुत सारे कह सकते जो जलीय जीव थे वो भाई धीरे धीरे भैया मरते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कह सकते पानी के नीचे जो जीवन है वो बना रहे ताकि जो जलीय जीव हैं उनकी जान बची रहे। बहुत सारे जलीय जीवों की अगर मैं बात करूं वो भाई लगातार मरते जा रहे हैं
और उनकी मृत्यु लगातार हो रही, खासतौर से जलीय जीवों की अगर मैं बात करूं। जमीन पर जीवन भाई, लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर भी जीवन भैया बना रहे। ऐसा ना हो कि पेड़ों को काटते चले जाओ और जंगलों को साफ करते चले जाओ। और देख ही रहे हो आप लोग कितना गर्मी हो रहा है, इससे भाई पृथ्वी पर जीवन बचेगा? नहीं बचेगा ही नहीं भाई, आने वाले समय में कह सकते हो नहीं बचेगा। इसके लिए हमें यह भी प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई पृथ्वी पर जीवन बचा रहे। अब देखो पृथ्वी पर जीवन, अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रहेगी, अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो पृथ्वी पर जीवन जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे? भाई पृथ्वी पर जीवन ही नहीं मनुष्य का बचेगा। ठीक है, जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस प्रकार से आर्द्र भूमियां खत्म होती चली, भूमि की नमी खत्म होती चली जा रही है, जिस प्रकार से वन्य जीवों को मारा जा रहा है, जिस प्रकार से मरुस्थल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं जो जमीन पर जीवन है, जो भूमि पर जीवन है, वो भाई उसके लिए भी हमें सतत विकास में कहा गया है। जिसके लिए हमें ऐसे माहौल बनाना है कि भाई जमीन पर जो जीवन है वो भी रहे, लाइफ यानी लैंड ऑफ। अगला शांति और न्याय, भाई पूरी दुनिया में शांति हो, न्याय हो, मजबूत संस्थाएं हो, पूरी दुनिया में हिंसा कम हो, सबको न्याय मिले, हमारी जो संस्थाएं हो जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो, हमारा जो शासन प्रशासन है वो एक प्रकार से नैतिक हो, लोगों की सुरक्षा करे। यह भी सतत विकास के लक्ष्यों में कहा गया है। और सतत विकास का जो अगला 17वां लक्ष्य उसमें कहा गया है कि हमने सतत विकास के जो लक्ष्य बनाए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें भैया मिलजुल करके सहयोग करना है। जब सभी लोग इसमें मिलजुल करके सहयोग करेंगे तो जितने भी लक्ष्य मैंने आपको गिनवाए हैं, इन सभी 17 यानी सतत या 17 सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो नहीं तो अगर इन लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात बताऊं, सबसे पहले आप लोग ना 17 सतत विकास के लक्ष्य कौन कौन है उनको तो भैया पूरे समझ लो, चाहे थोड़ा सा समझ लो और याद करना। 17 अगर आपको याद है तो समझ लो, 1 या 2 क्वेश्चन आप आराम से लिख पाएंगे, बना के लिख सकते हैं। तो सतत विकास के 17 लक्ष्य पता होने चाहिए। और सतत विकास क्या है, और मैं कंफर्म कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% निकल जाएगा। 40 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे इतने में जितना मैंने पढ़ाया। 40 यानी 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेगा। ठीक है, एक तो सतत विकास के लक्ष्य पढ़ लो, और सतत विकास का सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम और पर्यावरणीय आयाम। ठीक है, ये जो आयाम है थोड़े बहुत पढ़ो। और सतत विकास क्या है, सतत विकास के आयाम क्या है, और 17 सतत विकास के लक्ष्यों को पहले रीड कर लो, 17 कौन कौन से हैं। और फिर एक्सप्लेन अगर आप लोग कर लेंगे पेपर में, तो मैं जरूर कह सकता हूं क्वेश्चन पेपर में अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ा है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक खास तौर से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा और 40 नंबर इतने में ही आ जाएगा आपका। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई रहेगा 5, वैश्विक सामूहिक धरोहर और जलवायु परिवर्तन की अवधारणा। इसमें हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन सामूहिक धरोहर की एक वैश्विक समस्या क्या है। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिएगा जलवायु परिवर्तन सामूहिक धरोहर एक वैश्विक समस्या। देखो वर्तमान में विश्व में जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर समस्या, यानी कह सकते भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो कह सकते कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन का आप लोग समझते हो, जैसे आप सबको पता होगा कि भाई पहले जो गर्मी थी इतनी नहीं पड़ती थी, ठंड भी पड़ती थी, लेकिन अब अगर आप लोग देखेंगे तो लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और लगातार गर्मी पड़ती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं भाई जलवायु। जलवायु देखो मौसम तो समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन जलवायु को बदलने में क्या होता है कि बहुत सारा समय लगता है। यानी कह सकते हैं जलवायु जो बदलती है 20, 25, 50 साल, कई बार हो सकता है 100 सालों में भी जलवायु का परिवर्तन होता है। जलवायु को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पर ठंडी होती थी, लेकिन अब वो ठंड धीरे धीरे कम हो गई है, अब वहां गर्मी पड़ने लग गई है। इसको हम बोलेंगे कि जलवायु बदल गई है। ठीक है, जलवायु से क्या होता, बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो किसी खास जलवायु में रहते हैं, यानी उसका जो एक टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम जलवायु करें। आप जलवायु को टेम्परेचर के जरिए आंक सकते हैं। जैसे भाई किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री रहता था। ठीक है, सामान्यतः यही रहता था। और जब इतना टेम्परेचर रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर कह सकते हैं फसलें होंगी, उसी के अनुसार वहां पर जीव जंतु होंगे। लेकिन जैसे जैसे कह सकते हैं अगर वहां का टेम्परेचर अगर
अप हुआ यानी बढ़ेगा, तो कह सकते कि जो ऐसे जीव जंतु जो फसलें होती थी उसी टेम्परेचर में होती, तापमान में होती थी, वो होना बंद हो जाएंगी। तब हम लोग इसको कहेंगे कि भाई यहाँ की जलवायु जो है वह बदल गई है। जिसे भाई हमने बात किया कि भाई एक जगह का जो जलवायु थी वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता था, एक जलवायु एक जगह है, लेकिन अब वहां की जो जलवायु 35 से 40 डिग्री जब पहुंच जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये यहाँ की जो जलवायु है यानी जलवायु है यानी जो नमी है या कह सकते जो हीट है वह कम या बढ़ या घट रही है। इसी को हम लोग बोलते भाई जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन से कह सकते आज जो सामूहिक धरोहर है, अगर आप देखोगे जैसे भाई बहुत सारी चीजें हैं उसका क्या होता है, एक बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण कई सारे देशों में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस क्या है कि ऐसी बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो कह सकते कि हमारे लिए भी खतरनाक हैं और हमारे वायुमंडल के लिए खतरनाक है, जीवों के लिए खतरनाक है, पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। आप सबको पता है भाई जलवायु परिवर्तन से ही अगर आप देखेंगे तो खास तौर से ओजोन परत जो है, ठीक है, ओजोन परत में भी छेद हो गया था। ठीक है भाई, ओजोन परत क्या करती है भाई, सूर्य की जो खतरनाक किरणें होती हैं जो सीधा अगर आदमी पर आएंगी तो भाई आदमी को बहुत सारी बीमारियां हो सकती, कैंसर वैंसर हो सकता है, यानी त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी विकिरण यानी सूर्य से जो पहली किरणें निकलती थी उनको रोक लेती थी, सोख लेती इसको बोलते हैं। लेकिन जब यानी कह सकते कि जब कह सकते ओजोन परत में छेद हो गया तो भाई जो खतरनाक किरणें होती थी वो डायरेक्ट धरती पर आने लग गई, जिससे हम लोग यहां पर कहते हैं कि भाई कि जलवायु परिवर्तन का ही एक कारण है कि अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि भाई ओजोन परत में छेद हो गया और बहुत सारी अगर आप देखेंगे स्किन की समस्या, कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जलवायु परिवर्तन को अगर मैं ये जी बात करूं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तापमान का अचानक सा बढ़ जाना, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अचानक तापमान ऐसा नहीं होता कि किसी जगह का जलवायु बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आप देखोगे भाई दिल्ली की जो जलवायु है, ऐसा नहीं कश्मीर जैसी जलवायु बन जाए, या कश्मीर की जो जलवायु है, कश्मीर में जैसा मौसम है वो मौसम दिल्ली जैसा मौसम हो जाएगा तो भाई कहा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन हो गया, यानी क्लाइमेट पूरी तरीके से बदल गया है। और क्योंकि जो भाई कश्मीर में जो चीजें होती हैं, जो जीव जंतु होते, पेड़ पौधे तो दिल्ली में नहीं होते ना भाई। सेब तो ठंडा मौसम चाहिए ना, लेकिन अगर वहां पर जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो भाई सेब की जो खेती है लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी ना, नहीं होगी ना। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से कह सकते कि भाई एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इससे हमारी जो सामूहिक धरोहरें हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, वो धीरे धीरे नहीं रहेंगी। और जलवायु परिवर्तन से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, और ग्रीन हाउस से ऐसे बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, जीव जंतुओं के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन से कह सकते कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी ही खतरनाक घटना है, और हमारे वायुमंडल के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, ये सबके लिए कह सकते भाई हानिकारक है, ठीक है। अरे कह सकते जलवायु परिवर्तन, खास से हम इसी की बात करें भाई, क्लाइमेट चेंज ना हो, जलवायु परिवर्तन ना हो। जलवायु परिवर्तन से कह सकते कि तमाम तरह की समस्याएं हम लोग देख रहे हैं। आपको सबको पता है भाई, देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले कह सकते कि इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर आप लोग आज देखेंगे कि वह जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, लगातार वो भाई क्या हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है, और लगातार वो क्या है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। भाई कितना क्लाइमेट आज हमारा बदल गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जलवायु परिवर्तन आ सकता है। और सामूहिक धरोहरें कह सकते हो कि भाई जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनको सबको नुकसान पहुंचता है, ठीक है भाई। जहां पर सेब की खेती होती है, अगर वहां पर अचानक से मौसम बदल जाएगा तो भाई बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अगर मान लो ठंडी के मौसम में ठंडी अगर कम पड़ेगी तो भाई गेहूं का उत्पादन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि गेहूं के लिए ठंड का मौसम होना जरूरी है। तो अगर ऐसे जलवायु परिवर्तन होता रहेगा तो बहुत सारी चीजों के नुकसान भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, सतत विकास पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जिसमें हम लोग बात करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। और एक बात बता दूं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से रिलेटेड
क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में कह सकते कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और इसको बोला एक हुआ था पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कह सकते इन्होंने करवाया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्राजील की राजधानी रियो में हुआ था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लोकप्रिय रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी इसी जो रियो में सम्मेलन हुआ था इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन या इसी को रियो सम्मेलन भी कहा जाता था। और 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील की राजधानी है रियो डी जनेरियो, पूरा नाम है रियो। तो आप रियो याद रखिएगा, ओनली रियो, ठीक है। देखो ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था यहां पर बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे पर्यावरण और विकास पर लेकर के घोषणा पत्र, जिसको कह सकते हैं कि एक यहां पर भाई डिक्लेरेशन किया गया था। दूसरा रियो शिखर सम्मेलन जो हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यहां पर एजेंडा 21, एजेंडा 21 मतलब समझते हैं 21वीं शताब्दी के कौन कौन से एजेंडे हैं, यानी कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए। दूसरा वन सिद्धांत कथन लागू हुआ और जलवायु परिवर्तन को लेकर के सम्मेलन को लेकर के कहा गया था। और दूसरा जैव विविधता को लेकर के, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है यहां पर एजेंडा 21 बना, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ, बात हुई, और जैव विविधता को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के जो खास से इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर के यहां पर बातें की गई थी। और पर्यावरण और विकास पर रियो में घोषणा पत्र में क्या हुआ भाई, पर्यावरण विकास को लेकर के कह सकते कि सतत विकास की चिंता में मानव केंद्र में है। भाई जो सतत विकास को लेकर के कह सकते कि मानव को केंद्र में रखा गया, वह प्राकृतिक के साथ सामंजस्य, स्वस्थ और उत्पादक के जीवन के अधिकारी। कहा गया कि जो भाई मनुष्य है वो स्वस्थ प्रकृति में रहे, उसका हेल्थ अच्छी रहे और अच्छा जीवन का अधिकारी है। सभी लोगों के लिए सतत विकास जो है जरूरी है, और सतत विकास के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी लाइफ या अच्छा जीवन कर सकते हैं। विकासशील देशों या विकसित देशों सभी के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। और कह सकते हैं कि पर्यावरण को प्रबंधन में और विकास में महिलाओं की भूमिका को भी ध्यान रखना जरूरी है। भाई सतत विकास के लक्ष्यों में कहा गया कि भाई महिलाओं की जो भूमिकाएं हैं या जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वह भी सतत विकास में बड़ी आवश्यक है। स्वदेशी लोगों और उनके समुदाय, स्थानीय ज्ञान, भाई कह सकते हैं सतत विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्थानीय लोगों के जरिए, स्थानीय समुदाय के ज्ञान के जरिए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। एजेंडा 21 भी कह सकते कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था यहीं पर बनाया गया था। पहले समझो एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा मतलब होता लक्ष्य, 21 क्या है, 21वीं शताब्दी में जो हमें जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, क्योंकि भैया 21वीं शताब्दी अब चल रही है, तो इस 21वीं शताब्दी में हम इन एजेंडा को हमें भैया प्राप्त करना है। और कह सकते कि ये जो एजेंडा, क्या एजेंडा है हमारा, एजेंडा बनाया गया थी गरीबी को कम करना है। दूसरा कह सकते भाई स्वास्थ्य, सबको स्वस्थ हो, जनसंख्या पर कंट्रोल करना, ये भी एजेंडा रखा गया। दूसरा क्या किया गया था, कहा गया था कि भाई हमारे जैव विविधता जो है उसको कम करना है, प्रदूषण को नियंत्रण करना है। एजेंडा 21 में ही कहा गया कि 21वीं शताब्दी में कौन कौन से एजेंडे बने हैं, ठीक है। जैव विविधता को कम करना है, वायुमंडल को भैया संरक्षण देना, वनों की कटाई को कम करना है, ये सब एजेंडा 21 में गोल बनाए गए थे। एजेंडा 21 में और भी गोल बनाए, जैसे बच्चे, युवाओं और महिलाओं को लेकर के उनको सारी सुविधाएं मिले। गैर सरकारी जो संगठन है, जो एनजीओ हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो उद्योग हैं, स्वदेशी लोग हैं, इन सबको केंद्र में रखना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इन सब के जरिए हमें एजेंडा 21 को प्राप्त करना है। एजेंडा 21 में कह सकते भाई गरीबी को कम करना है, भुखमरी को समाप्त करना है, जैव विविधता को खत्म करना है, प्रदूषण को नियंत्रण में रखना है, वनों की कटाई को कम करना है, और दूसरा आप लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल में लाना है, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले,
महिलाएं भी आगे बढ़ें, स्वदेशी ज्ञान का यूज करना है। यही सारी बातें कह सकते हैं कि हमारे एजेंडा 21 में, यानी एजेंडा 21 का मतलब जहां 21 का मतलब था 21वीं शताब्दी में हमें इन सारी तैयारियों को करना है और 21वीं शताब्दी में इन सब तैयारियों में हमें भैया प्राप्त कर लेना है। एक कहां पर बनाए गए थे एजेंडा 21, कहां बना था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इन सब एजेंडे को बनाया गया है। वन सिद्धांत के कथन क्या है? यह सभी वनों के प्रबंधन को लेकर के बात कही गई थी। सतत विकास के लक्ष्यों में वैश्विक सहमति के लिए एक कानूनी रूप से एक आधिकारिक वर्णन है। वन सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण है। वन सिद्धांत में क्या भाई? आर्थिक विकास और जीवन के सभी रूपों के रखरखाव के लिए भैया वन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वनों को बचाना, जंगलों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वन ही वर्तमान और भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने में सबसे ज्यादा आवश्यक रहेंगे। वनों को भैया आग से बचाना है, वनों को बीमारियों से बचाना है, वनों को कीटों से बचाना है और वनों को भैया कटने से बचाना है, क्योंकि वन और जंगल जो हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वनों को लेकर के भी इस पर नियम कानून बनाए गए हैं कि हमें जंगलों को भी क्या है? बचाना है। भाई अगर जंगल ही नहीं बचेगा, अगर वन ही नहीं बचेगा तो कह सकते कि मनुष्य का जो जीवन है वह भी पृथ्वी पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी कहा गया था। भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन को भी हमारे लिए रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ही जलवायु परिवर्तन होता रहेगा तो यह पृथ्वी कह सकते कि मनुष्यों के जीने के लिए बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। भाई जलवायु परिवर्तन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। भाई अगर क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, जलवायु परिवर्तन ऐसे होता रहेगा तो क्या हमारे मनुष्यों के लिए रहने के लिए, जीव जंतुओं को रहने के लिए पृथ्वी रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रह जाएगी। तो कह सकते हैं 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी कहा गया था। भाई जलवायु परिवर्तन को भी हमें समाप्त करना, जलवायु क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो खास से 1992 में जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के बात की गई थी और इन्हीं सब चीजों को लेकर के टारगेट बनाए गए थे, लक्ष्य बनाए गए थे। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और पृथ्वी शिखर सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में इसके आने की संभावना भी ज्यादा रहेगी और इसको भी करके जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई 7 रहेगा। ठीक है, 7वां चैप्टर क्या रहेगा? विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध। यानी ये तीनों चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा। विकास क्या होता है, सततता क्या होती है और भाई मेरे जलवायु परिवर्तन क्या होता है और इन तीनों चीजों के बीच में क्या संबंध है। तो इसमें हम लोग 7.5 देखेंगे, विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध क्या है। ठीक है, क्योंकि विकास और सततता और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कह सकता हूं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में और पेपर में भाई मेरे देखने को मिल सकते हैं। तो इतना आप लोग जरूर करके जाइएगा ही जाइए, क्योंकि ये आ सकता है। चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। देखो, विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच विभिन्न संबंध विद्यमान है। कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सतत विकास को रोक रहा है। अगर आप देखो भैया कई सारे देशों में ना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से सतत विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि मौजूदा विकास भी खत्म हो जाता है। अगर आप देखोगे भाई कि भाई जहां पर जलवायु परिवर्तन होगा वहां पर तो ना विकास हो पाएगा और ना ही सतत विकास, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के तो कुछ बचेगा नहीं, बल्कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ियां वो भी कोई चीज नहीं यूज कर पाएंगी ना। भाई अगर क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो क्या होगा? डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा और खासतौर से जो सतत विकास है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कि भाई आज जो पीढ़ी जो इन चीजों को यूज कर रही है, आने वाली पीढ़ी उसको यूज नहीं कर पाएंगे अगर इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन होता रहेगा। आज वास्तविक चुनौती अन्य सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरणीय प्रदर्शनी में नाटकीय रूप से सुधार करना है। यदि हम जलवायु परिवर्तन का सार्थक रूप से दूर करना है तो विकास संबंधी मामलों में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करें। कि जब तक हम जलवायु परिवर्तन को नहीं रोकेंगे तब तक ना तो विकास के लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, ना ही हम सतत विकास को भाई पूरा कर पाएंगे। ठीक है, एक खास तौर से ये बात कही जा रही।
पर्यावरणीय सततता जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक पर्यावरणीय सततता नहीं रहेगी, सतत विकास नहीं होगा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात अगर आप देखेंगे भैया लगातार ग्रीन हाउस का प्रभाव रहा है, वृद्ध लोगों और पर्यावरण के बीच परिवर्तन हो रहा है। दूसरे शब्दों में जलवायु न केवल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है बल्कि विकास की दिशाओं में जलवायु को भी प्रभावित करती है। अप्रतिबंधित को छोड़ करके जलवायु परिवर्तन राष्ट्रों द्वारा किया गया विकास प्रगति को पीछे कर देगा। भाई अगर जलवायु परिवर्तन होता रहेगा तो जिन देशों ने विकास कर रखा है वो विकास भी पीछे हो जाएगा। वर्तमान और भविष्य की भलाई के साथ समझौता करना पड़ेगा। भाई आज की जो पीढ़ियां जिन चीजों को यूज कर रही हैं, आने वाली पीढ़ियां उनको यूज नहीं कर पाएंगी और हमें कई सारी चीजों के साथ समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, यह निश्चय है कि पृथ्वी अभूतपूर्व गति से औसतन गर्म हो रही है। आप सबको पता होगी कि हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको कह सकते हैं कि लगातार, ठीक है, तो वो लगातार अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। विश्व के सबसे गरीब देश यानी विश्व के सबसे गरीब देश हैं जो जलवायु परिवर्तन पर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और कई देशों के लिए कह सकते हैं न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास भी दांव पर है। करें भाई अगर आप देखोगे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका सबसे बुरा प्रभाव गरीब देशों पर पड़ता है। इससे आर्थिक विकास बाधित होता है, सामाजिक विकास भी बाधित होता है और जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, बरसात और पतझड़ के मौसम आते हैं और बारिश होने से भाई डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, फसलें मुरझा जाती हैं, बाढ़ आती है, मलेरिया, कई सारे रोग फैलते हैं, जिस कारण से कह सकते हैं कि जो विकास है और जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वह सामाजिक और आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि भाई जो सामाजिक विकास होना चाहिए था, जो आर्थिक विकास होना चाहिए था, वो जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं हो पाता है। बांग्लादेश जैसे देश, कैरिबियन देशों की बात करें, वहां पर लोगों को इसका क्या बहुत सारा नुकसान होता है। एक देश के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने से कह सकते हो उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके उद्योग धंधों पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। विकासशील देशों की बात करें, जनसंख्या का अधिकांश भाग कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन से प्रभावित। तो भाई कहते हैं जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो ना तो विकास को होने देती है और ना ही सतत विकास को होने देती है। यानी जलवायु परिवर्तन को हमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब तक हम जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल नहीं करेंगे और तब तक कह सकते हैं ना तो विकास हो पाएगा ना तो सतत विकास हो पाएगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल में लाना और जलवायु परिवर्तन ना हो इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जलवायु परिवर्तन जब तक हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, जब तक क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, ना तो विकास हो पाएगा ना तो सतत विकास हो पाएगा, ना ही ये पृथ्वी आने वाले समय में सुरक्षित भी नहीं रह पाएंगी। यानी कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन, जो सतत विकास है और जो विकास है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन जब तक कंट्रोल में नहीं रहेगी, अगर जलवायु इसी प्रकार से बदलती रहेगी तो भैया विकास भी प्रभावित होगा, विकास भी नहीं हो पाएगा और ना तो सतत विकास हो पाएगा। सतत विकास के लक्ष्य भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन होता रहा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8वां रहेगा, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच क्या संबंध है। इसमें हम लोग इसी को पढ़ेंगे 8.5 को कि भाई सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच क्या संबंध है। यही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछा भी जा सकता है और आने की भाई संभावना भी रहेगी। ठीक है, देखिएगा सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध। देखिएगा पिछली अर्ध सदी के दौरान जनसंख्या में बहुत सारी वृद्धि हुई। अगर आप देखोगे भाई कि जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या के कारण अगर आप देखेंगे तो भैया खाने पीने की जो मांग है वह भी लगातार बढ़ रही है। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई धीरे धीरे भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा कह सकते भाई खाने पीने की जो जरूरत है वो भी तो बढ़ेगी। और अगर आप देखेंगे इस कारण से अगर आप देखेंगे तो हमें भाई कृषि को बढ़ाना पड़ेगा। और इस टाइम अगर आप देखेंगे कृषि भूमि में कमी आ रही जनसंख्या बढ़ने से, साथ ही कृषि का उत्पादन भी गिरा है और पूरी दुनिया में भोजन की भी कमी है।
बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, भूख की भी समस्या है। बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए हमें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक रूप से समझना पड़ेगा और कह सकते कि हमें पर्यावरण के साथ ऐसा सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि भाई जो खाद्य सुरक्षा है यानी खाने पीने की जो चीजें हैं वह कम ना पड़े। यानी पूरी दुनिया में कह सकते कि जो गरीबी है, जो कुपोषण है, इनको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी के कारण ही अगर आप देखें भैया हर व्यक्ति को खाना नहीं मिल पाता है और कुपोषण का लोग शिकार होते हैं। विश्व भर में अगर आप देखेंगे भाई भूख से बहुत सारी मौतें होती हैं, भूखमरी से, कुपोषण से होती हैं, आप सबको पता होगा। इसके अतिरिक्त दुनिया भर में 892 मिलियन लोग भूखे हैं। इस बढ़ती आबादी के कारण अगर आप देखेंगे खिलाने और भूख की व्यापक कमी को कम करना केवल तभी संभव है जब कृषि पैदावार अधिक हो। करें भाई हम जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से आज लोग इतने ज्यादा पैदा हो गए भाई, उनके लिए भाई कृषि उत्पादन भी बढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे भाई जो लोग पैदा हो रहे हैं वो खाएंगे भी तो, ठीक है, और हमें खाद्य जरूरतों को भी क्या है भाई पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कृषि उत्पादन बढ़ेगा तभी तो लोगों की जरूरत पड़ पाएगी। और इसके लिए भैया हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हरित क्रांति पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हमें सिंचाई हो, खेतों में मशीनीकरण हो, नई नई पैदावार हो, यानी कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। और कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन कम हो रहा है उस उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। भाई एग्रीकल्चर जो सेक्टर है या जो कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पादन जितना बढ़ेगा वैसे ही तो कह सकते भाई खाने पीने की जो चीजें हैं वह होंगी ना। और जो इतनी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है उसके लिए जो भाई खाने पीने की समस्याएं कम नहीं पड़ेंगी। कहने का मतलब है कि हमें अपने पर्यावरण को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना तो अति आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भैया खाने पीने की चीजों में भारी कमी आ रही है। तो हरित क्रांति खास तौर से हमें करनी पड़ेगी। हरित क्रांति के जरिए आप लोग कह सकते हो कि जो कृषि का उत्पादन है वो कृषि का उत्पादन अगर बढ़ेगा भाई नई नई पैदावार होगी, सिंचाई के साधन होने चाहिए, ठीक है। और भारत में आप सबको पता होगा 1960 में जाकर के हमारे यहाँ पर भाई हरित क्रांति हुई थी, यानी कृषि में एक प्रकार से बहुत व्यापक परिवर्तन हुए थे। तो भाई इस प्रकार के परिवर्तन समय समय पर जरूरत है, क्योंकि खाद्यान्न की कह सकते कि हमारे देश में भारी कमी हो रही है, खाने पीने के संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए भाई हरित क्रांति। दूसरा, जैव विविधता को जो हमारे नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप देखोगे पहले भाई मेरे बहुत सारे जीव जंतु होते थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे बहुत सारे जीव जंतु जो है लगातार मरते चले जा रहे हैं। और अगर ऐसी ही जैव विविधता बदलती रही और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता रहा तो भाई लोगों के लिए जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें कमी आ जाएगी। और कह सकते हैं कि खाद्यान्न में भाई कमी 100% आएगी। जिस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, एक खाद्य उत्पादन पर नुकसान करेगा। और जो हमारी पूरी दुनिया में जो जनसंख्या बढ़ रही है, और भाई कृषि उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी प्रकार से भाई फसलें कम होंगी, पशु कम होंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, खाने पीने की जो चीजें जो संसाधन घटते चले जाएंगे। नदियों में जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, खेतों में हम लोग जिस प्रकार से रासायनिक खादों का यानी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, इससे हमारी मृदा भी प्रदूषित हो रही है। जिस मिट्टी में बहुत सारा उत्पादन होता था, आज देखो उत्पादन कम होने लगा। तो भाई जैव विविधता को नुकसान अगर पहुंचेगा तो इस नुकसान से आप लोग कह सकते हैं कि एक ये पड़ेगा कि जो कृषि है होना है भाई कृषि नहीं हो पाएगी, और कह सकते हैं कि खाने पीने की जो जरूरतें हैं वो आवश्यकताएं हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। पशुधन और मत्स्य क्षेत्रों में रिक्तीकरण, अगर आप देखेंगे भाई देखो पहले बहुत सारे एनिमल्स होते थे, जानवर होते थे, ठीक है, जिनसे हमें दूध मिला। अगर आप देखेंगे आज धीरे धीरे पशुओं की जो संख्या है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। भाई पहले कहा जाता कि मनुष्य कम थे पशु ज्यादा थे, लेकिन आज कह सकते कि मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे जानवर धीरे धीरे मरते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से परिवर्तन भाई अगर ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़े, भाई सतत विकास में यह आवश्यक है कि पशु जो मर रहे हैं उनमें
कम हो, पशुओं की जो लगातार मौतें हो रही हैं वो सही नहीं है, ठीक है। और पशुधन को बढ़ाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर पशु बढ़ेंगे तो भाई कह सकते कि दूध, मछली, इन प्रकार के उत्पादन अगर बढ़ेंगे तब कह सकते कि लोगों को खाद्यान्न पूरा हो पाएगा। खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें हमें तीव्र वृद्धि की या तेज वृद्धि की क्या है, बहुत ही ज्यादा कह सकते कि अभी आवश्यकता है। अगला है मरुस्थलीकरण। कह सकते आज देखो धीरे धीरे भूमि जो है लगातार बंजर होती जा रही है, तो भूमि को बंजर होने से यानी मरुस्थल होने से भैया बचाना पड़ेगा। आज देखो हम लोगों ने कितना सारा केमिकल का यूज कर दिया है, हम लोगों ने कितनी सारी खादों का यूज कर दिया है, जिस तरह से देखेंगे भाई कृषि उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितना कृषि में उत्पादन होना चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से भूमि बंजर होती जा रही है भाई, इससे कह सकते जमीन बंजर होगी तो कृषि उत्पादन कैसे होगा, खाने पीने के। तो कह सकते भाई सतत विकास में मरुस्थलीकरण को हमें सच में भाई कम करना पड़ेगा, और कह सकते तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए भाई खाद्यान्न पूरे हो पाएंगे, नहीं तो पूरा होना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है यह भी कह सकते हो कि कह सकते नुकसानदायक है, खासतौर से खाद्य आपूर्ति में बड़ी करेगा। भाई अगर आप देखो जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, तो जिस प्रकार से जलवायु बदलती चली जा रही है, देखो पहले गेहूं का उत्पादन के लिए भाई ठंडी जरूरी है, उतनी ठंडी कहां पड़ रही है, ठीक है। अगर आप देखो कश्मीर वश्मीर में आगे धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो अप हो रहा है, गर्म होता चला जा रहा है, और टेम्परेचर गर्म होने से अगर आप लोग देखेंगे कि भाई वहां जिन चीजों का उत्पादन होता नहीं हो पा रहा है, जलवायु परिवर्तन अगर इसी प्रकार से होता रहा, क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, तो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो खाद्यान्न है, उसमें मैं कह सकता हूं कि भारी कमी हम लोगों को देखने को 100% मिलेगी, ठीक है। या कह सकते कि हाँ ये भाई सतत विकास के लिए बहुत घाटे का सौदा अगर क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। भाई अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो खाने पीने का जो उत्पादन वो पूरी तरह से भाई घट जाएगा, खाद्य आपूर्ति जो होनी चाहिए था वो नहीं हो पाएगी। तो कह सकते कि सतत विकास का और खाद्य आपूर्ति का सिंपल सा आपस में कनेक्शन है। अगर सतत विकास नहीं होगा, पेड़ पौधे कटते चले जाएंगे, कृषि धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से हमें खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने की भी क्या है बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा तो कह सकते हो कि यह पूरी मानव सभ्यता के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। जनसंख्या बढ़ रही है और भाई अगर आप देखो प्रदूषण और इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा, तो कह सकते हैं कि सतत विकास और खाद्य सुरक्षा में क्या है आपस में भाई संबंध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। इसमें हम लोग बात करेंगे सतत विकास को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका क्या है, या सतत विकास के लिए शिक्षा की परिकल्पना। खासतौर से शिक्षा की भूमिका जो है काफी इंपॉर्टेंट है सतत विकास में। भाई शिक्षा की भूमिका क्या है, अरे भाई सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में भैया लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई संसाधनों को बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें, ठीक है। अब देखिएगा सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। देखो सतत विकास जैसा ही हमने बात की है कि औपचारिक रूप से 1992 में विश्व समुदाय ने इसको आरंभ किया था, यानी कह सकते भाई 1992 में जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था तो वहीं से हम लोग कह सकते कि सतत विकास की क्या है शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है सतत विकास में। भाई जागरूकता फैलानी पड़ेगी ना, लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी तो इतनी समझ होगी भाई हमको सतत विकास करना है, पर्यावरण को बचाना है। और आज जो हम संसाधन यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, इसलिए यह पर्यावरण विषय से जुड़ा हुआ है। कोरोना जब फैला हुआ था महामारी में, त्रासदी में, विश्व का बेहतर निर्माण में अविश्वसनीय अवसर प्रदान किया। आज जो हमारे शिक्षण संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें यह निश्चित करना चाहिए कि हमें सतत विकास के प्रयास को दुगना करना चाहिए। विश्व के नीति निर्माताओं को और बहुत सारे नेताओं को सतत विकास यानी जटिल विकास की समस्याओं को हल करने में हम इसको कर सकते हैं। सतत विकास कह सकते भाई इसकी शिक्षा में बड़ी भूमिका है। खास तौर से सतत विकास के जो लक्ष्य हैं अगर हमको उनको प्राप्त करना है तो भाई अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा रहेगा,
अगर हमारा समाज एजुकेटेड रहेगा तो भाई तभी तो सतत विकास को प्राप्त कर पाएगा। सतत विकास में हम लोग बात करते हैं गरीबी को खत्म करना। भाई गरीबी कब खत्म होगी? जब लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको रोटी नौकरी रोजगार मिलेगा, तब खत्म होगी ना गरीबी। जिसे हम कहते हैं भूख को समाप्त करना। भूख यानी लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। लोगों के पास खाने के लिए कब होगा? जब वो कोई काम करेंगे, नौकरी करेंगे, रोजगार करेंगे, और तभी तो यानी जागरूकता फैलाना पड़ेगा ना। यानी सतत विकास में लोगों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को शिक्षित करना कह सकते हैं भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। सतत विकास के जितने भी लक्ष्य, हम लोगों ने 17 लक्ष्य पढ़े हैं, सतत विकास यह भी कहता ना भाई सबकी शिक्षा तक पहुंचो। भाई जब सब लोग शिक्षित रहेंगे, जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तभी तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए वो आएंगे, आगे आएंगे। तभी तो पर्यावरण क्यों बचाना उनके लिए, उनको तभी तो पता चलेगा। इसलिए भैया सतत विकास में हम लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षा यानी जो एजुकेशन है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, सतत विकास को शिक्षा प्रोत्साहित करती है। अधिक सतत समाज को प्राप्त करने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी कह सकते हैं भाई जो सतत विकास है, सतत विकास को आगे बढ़ाने में एजुकेशन कह सकते हैं एक निर्णायक साबित हो सकती है। जो हमारे शिक्षण संस्थान है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, अगर वहां पर सतत विकास के विषय में अगर लोगों को पढ़ाया जाएगा तो भाई लोग क्या होंगे? जागरूक होंगे और कह सकते हैं कि पर्यावरण को बचाएंगे और लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है। भाई आज के जो संसाधन हैं, आज हम उन संसाधनों का यूज करें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनको यूज कर सकें। तो भाई इसके लिए एजुकेशन यानी कह सकते हैं सतत विकास को शिक्षा प्रोत्साहित कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है। सतत विकास के लिए शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में ज्ञान विस्तारित। भाई शिक्षा के जरिए हम लोगों में पर्यावरण को लेकर के ज्ञान फैला सकते हैं। भाई जब लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी, तभी तो लोग इन्वायरमेंट को बचाएंगे, और जब हमारा पर्यावरण बचेगा तो तभी तो भाई सतत विकास के लक्ष्यों को हम पूरा कर पाएंगे। भाई जब हमारा समाज पढ़ा लिखा रहेगा तो तभी तो हम उसको ज्ञान देंगे, तभी तो उसको पढ़ाएं। इसलिए शिक्षा भैया बड़ी जरूरी है। लोग पर्यावरण को समझें, लोग प्रदूषण को कम करें, लोग जागरूक हों। इसके लिए कह सकते हैं कि सतत विकास में जो पर्यावरण है उसको समझाने के लिए हमें क्या, शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शिक्षा की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। सतत विकास में कह सकते हैं सतत विकास के जो सिद्धांत हैं, जो काम है, वो लोगों को समझाने के लिए भाई एजुकेशन की क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो आज हमारी सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, नागरिक समाज है, जो आम जनता है, भाई आम जनता अगर इससे जुड़ेगी, सभी लोग जुड़ेंगे, तभी तो हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। भाई अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा रहेगा, अगर एजुकेटेड रहेगा, तभी तो सतत विकास के सिद्धांतों को समझ पाएगा, तभी तो वह एकजुट होकर के, मिलजुल करके सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा ना। नहीं तो हम लोग कह सकते कि उसे जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना वो नहीं कर पाएगा। भाई पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, तभी तो कर पाएगा। शिक्षा के जरिए सतत विकास में जो मुद्दे हैं उन पर शिक्षा के जरिए ही ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। भाई शिक्षा में सतत विकास में हमने जो मुद्दे बताए, जैसे भूखमरी को समाप्त करना है, भूख को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है, असमानता को दूर करना है, सबको स्वच्छ पानी मिले, सबको स्वच्छ जल मिले, सबको अच्छी ऊर्जा मिले, सस्ती ऊर्जा मिले, तो भाई इन मुद्दों पर लोग कब ध्यान देंगे? जब वह पढ़े लिखे रहेंगे, जब वह शिक्षित रहेंगे ना। नहीं तो इन मुद्दों को उनको कोई मतलब नहीं रहे। भाई समाज अगर पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो सतत विकास के मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा। तो भाई समाज में शिक्षा के लिए इसलिए जरूरत है, सतत विकास में शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि लोग मुद्दों पर यानी सतत विकास के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो क्या कर सके, अपना ध्यान केंद्रित। इसलिए उस समाज का पढ़ाई, इसलिए शिक्षा की क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और सतत विकास के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है, लोग पर्यावरण को बचाएं, लोग प्रदूषण कम करें, लोग हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। इसलिए कह सकते हैं कि सतत विकास में जो शिक्षा की भूमिका है वो तो बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर आप लोग देखेंगे आज हमारा जो मानव समाज है उसको भी शिक्षा के लिए बहुत शिक्षा की आवश्यकता है। भाई अगर समाज शिक्षित रहेगा, अगर पढ़ा लिखा रहेगा, तभी तो सतत विकास को समझेगा, तभी तो पर्यावरण को समझेगा, तभी तो प्रदूषण को समझेगा, तभी तो जानेगा कि हमें पर्यावरण को क्यों बचाना है। तभी तो उसको रहेगा कि भाई आज जो संसाधन जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, बिजली है,
एक समय के बाद समाप्त हो सकते हैं, तभी तो इसको इसके बारे में जानकारी रहेगी, तभी तो इन सब चीजों को क्या करेगा, बचाएगा। इसलिए कह सकते हैं सतत विकास में जो शिक्षा की भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा क्या है, निर्णायक भूमिका है शिक्षा। भाई शिक्षा के जरिए ही सतत विकास के बारे में हम अधिक जागरूकता फैला सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। भैया अगर समाज पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो समाज समझ ही नहीं पाएगा भैया सतत विकास क्या है, पर्यावरण क्या, प्रदूषण क्या, वो जान ही नहीं पाएगा। अनपढ़ समाज क्या जानेगा। तो भाई शिक्षा के जरिए ही सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बिना तो भैया प्राप्त करना मैं कह सकता हूं असंभव सा काम हो जाएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा, सतत विकास में नवाचारी नीतियों की भूमिका क्या होती है। तो इसमें हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, सतत विकास की दिशा में नवाचारी नीतियां, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर मान लो भाई कि पेपर में अगर नवाचारी नीतियां आ गई तो यही आपको लिख करके आना है, ठीक है, जो हम लोग इसमें यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए सतत विकास की दिशा में नवाचारी नीतियां, देखो बढ़ती असमानता और निरंतर उत्पादन और खपत प्रतिमानों की वर्तमान समस्याएं सतत पदानुक्रमों, संस्थानों, संस्कृति और राजनीतिक के साथ गहरे। सतत विकास में नवाचारी नीतियों का मतलब सभी स्तरों पर लोक वित्त को मजबूत करना है। यानी कहने का मतलब भाई सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नवाचारी यानी जो नई नीतियां हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वित्त को यानी पैसे का जो बजट है वो हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाना रहेगा। तभी हम भाई सतत विकास को प्राप्त करने में नई नई नीतियां बना पाएंगे। भाई जब आपके पास बजट होगा, जब आपके पास पैसा होगा, तभी तो भाई सतत विकास के लिए आप नई नई नीतियों को बना पाएंगे ना, नहीं तो कैसे बना पाएंगे भाई नई नीतियां। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सतत विकास में नवाचारी जो नई नीतियां बनाई जा रही हैं उसके लिए भैया वित्त काफी मजबूत हो, आपके पास आर्थिक पैसा होना बहुत जरूरी है, आपका बजट काफी अच्छा मजबूत होना चाहिए। दूसरा है उत्पादकता क्षमता को विस्तार के लिए लोक व्यय, यानी कह सकते हैं कि अगर आप नई नीतियां बना रहे सतत विकास में तो उसके लिए सबसे पहले नई नीतियां कैसे बनाएं जिससे उत्पादन बढ़े, ठीक है, खर्च कम हो और उत्पादन बढ़े। इसलिए इस प्रकार की हमें नई नई नीतियां बनानी चाहिए। यानी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नवाचारी नीतियां, नवाचारी मतलब जो नई नीतियां बनाई जा रही, जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उसमें हमें नए नियमों में क्या बनाना है, उत्पादकता क्षमता को विस्तार करने, यानी हमारी जो उत्पादन है जैसे कृषि उत्पादन है, कह सकते कि उद्योग सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का उत्पादन है, किसी प्रकार का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, चाहे कृषि उत्पादन हो, चाहे कह सकते भाई घरेलू उत्पादन है, या कह सकते कि जो जानवरों का उत्पादन, चाहे मछली पालन का किसी भी प्रकार का जो उत्पादन हो रहा है, ऐसी नीतियां बनाए जिससे उसका उत्पादन बढ़े, ठीक है। दूसरा को हो लोक व्यय कम हो, यानी हमें खर्च कम करना पड़े और उत्पादन को हम बढ़ा सकें, या हम खर्च भी करें तो उत्पादन को बढ़ाएं। यानी सतत विकास को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हम इस प्रकार से यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं, ठीक है, भाई उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए और सतत विकास के लक्ष्यों में इस प्रकार से हमें नवाचारी नीति यानी नई नीतियों को बनाने की जरूरत है। नए कानूनी संसाधनों को बेहतर करना, कहने का मतलब कि भाई सतत विकास के अगर लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लिए हमें नए नए कानून बनाने पड़ेंगे, या जो पुराने कानून हैं उन कानूनों में बदलाव करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि भाई सतत विकास के लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं और सतत विकास के जरिए कह सकते आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें, तो हमें नई कानूनों का निर्माण करना पड़ेगा। भाई आपको नए कानून तो बनाने पड़ेंगे और उन नए कानूनों को लागू भी करवाना पड़ेगा। तो नए कानूनों का नवाचारी नीतियां भाई सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए कानूनों का निर्माण होना जरूरी है और उन नए कानूनों का बेहतर ढंग से भैया यूज भी हो, इंप्लीमेंटेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, लागू करवाना। भाई सतत विकास को प्राप्त करने में आप जो नवाचारी नीति यानी जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उसके लिए भाई नए कानूनों को आप तो बनाइए, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसका बेहतर यूज भी हो, ठीक है। और नए कानून इस प्रकार से बनाने चाहिए जिससे हमारी उत्पादन क्षमता, निर्माण क्षमता, हमारा प्रोडक्शन उत्पादन
क्या कृषि उत्पादन, ये सब बढ़ना चाहिए। नए कानूनों को इस प्रकार से बनाने की क्या आवश्यकता है। सतत विकास के यानी उपायों और संकेतों में सुधार करना, यानी सतत विकास में खास तौर से हमें नए नियम या नई नीतियां इस प्रकार से बनानी चाहिए कि सतत विकास में जो उपाय हैं, जो सुधार भी किया जा सके। भाई सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो रुकावट आ रही है, उस रुकावट को हम कम कर सकें, और सतत विकास के लक्ष्यों को, ठीक है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, भाई आप सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, आप जो उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सतत विकास में सुधार करें, ठीक है। इसके लिए भी हमें नए नियमों को बनाना चाहिए ताकि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। वैश्विक शासन अंतराल को बंद करना, सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचे, यानी खास से यानी कह सकते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को मजबूत करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई, ठीक है। सतत विकास के लक्ष्यों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, हमको क्या करना है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उन वैश्विक संस्थाओं को क्या है, मजबूत करना। भाई आप मजबूत करिए वैश्विक संस्थाओं को ना, जिससे कह सकते हो कि लोगों को भाई इससे क्या हो, लाभ हो। इसलिए उन वैश्विक संस्थाओं को भी हमको मजबूत करना क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत ज्यादा जरूरी है। वैश्विक संस्थाओं को बेहतर आधारित संरचना बनाना है, यानी हमें एक प्रकार से क्रिएटिव संरचना बनानी चाहिए ताकि सतत विकास के लक्ष्यों को यानी नई चीजों में करना चाहिए। वैज्ञानिक और तकनीकी सुधार हमें बहुत करना चाहिए। नए नए वैज्ञानिक जो खोजे हो रहे हैं, जो नए नए वैज्ञानिक सुधार हो रहे हैं, इसके जरिए भी भाई सतत विकास के लक्ष्यों को हम कह सकते हैं कि प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। जो वैज्ञानिक खोजे हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक सुधार हो रहा है, यह भी हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। नए नए वैज्ञानिक सुधार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्षमता का विस्तार करना भी सतत विकास के लक्ष्य होंगे। नई नीतियों में क्या करना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी का यूज बढ़िया से हो। सतत विकास के प्राप्त करने में क्या करना है, लोगों को रोजगार मिले और श्रम बल बढ़े, यानी लोगों को अगर रोजगार मिलेगा या श्रम बल मिलेगा, यह भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि भाई लोगों को रोजगार मिले, इस प्रकार से हमें नीतियां बनानी चाहिए और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता, नवाचारी नीतियों का मतलब होता कि नई नीतियां या नए कानून या नई चीजों का निर्माण हम किस प्रकार से करें जिससे कह सकते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक क्या हो, इसका लाभ हो, ठीक है। तो हमें नई नीतियां और हमें नए कानूनों का निर्माण कुछ इस प्रकार से करना चाहिए जिससे भाई नवाचार यानी नई नीतियां इस प्रकार से बनाए जो सतत विकास में इसका लाभ हो सके, इसके लिए, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और पेपर में पूछा जा सकता है, नवाचारी नीतियां इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13 क्या रहेगा, संसाधन उत्पत्ति, क्षमता वृद्धि और वैकल्पिक तरीके। भाई वैकल्पिक तरीके क्या है, कौन कौन से जिससे पर्यावरण का लाभ हो। देखो वैकल्पिक तरीके का मतलब आप लोग समझते हो भाई, अगर आप देखोगे कि पहले हम लोग गाड़ी को चलाने के लिए क्या करते थे, डीजल का यूज करते थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा तो पेट्रोल का यूज होता था, लेकिन आज उसकी जगह पर अगर आप देखेंगे सीएनजी का यूज रहा। भाई जब गाड़ियां डीजल और पेट्रोल से बड़ी संख्या में चलती थी तो डीजल पेट्रोल का क्या बहुत ज्यादा प्रदूषण होता था ना, वायु प्रदूषण तो खूब होता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे गाड़ियां जो सीएनजी से चल रही हैं उसका बेनिफिट हो रहा ना, जो गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं भाई उससे प्रदूषण नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर आप वैकल्पिक संसाधन की बात करूं तो देखो भाई हम बिजली का यूज तो करते हैं, बिजली की जगह पर अगर आप देखेंगे सोलर पैनल या सोलर जो लाइट, आज जो लोग सोलर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं धूप में बिजली बना करके एक प्रकार से बनाता है, तो उसका जो यूज हो रहा है वो क्या है, वह भी एक प्रकार का क्या है, वैकल्पिक संसाधन है। यानी खास तौर से वैकल्पिक संसाधन का मतलब होता है कि भाई ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हो रहा है लेकिन आने वाले समय में वो समाप्त हो सकते हैं, उनकी जगह पर हम कोई वैकल्प यानी उनका विकल्प ढूंढ लें। जैसे भैया कि जैसे मान लो कि तुम्हारी शादी किसी से होने वाली थी लेकिन तुमको पता है ये करेगी कि नहीं करेगी, तो लेकिन तुमने उसके जगह पर किसी और से भी बात चला रखी है, भाई अगर कल को मना कर देगी तो मैं इसके साथ कर लूंगा, इसी को बोलते हैं भाई वैकल्पिक। विकल्प का मतलब यानी आपके पास दूसरे भी रिसोर्स इकट्ठा हैं,
ठीक है, मेरा समझाने का तरीका है, आप समझ जाएंगे कि भाई जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन है कि भाई ये नहीं होगा तो हम इससे काम चला लेंगे, इसी को बोलते हैं वैकल्पिक संसाधन। भाई जब हम लोग डीजल का यूज करते थे, पेट्रोल का यूज करते थे, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता था, लेकिन आज उसकी जगह पर उसका विकल्प सीएनजी आ गई ना, सीएनजी से गैसें चल रही हैं, और सीएनजी से जब गैसें चल रही हैं तो भाई उसका लाभ हो रहा ना, पर्यावरण को जो नुकसान होता था डीजल पेट्रोल से वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और बिजली जो इतनी जलती थी, खपत होती थी, आज उसका भाई आज हम लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं तो कह सकते हैं इससे पर्यावरण को लाभ रहा। तो कह रहे हैं कि जब हम वैकल्पिक संसाधनों का यूज करेंगे, खास तौर से ऐसे संसाधन जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी जगह पर अगर हम उसका कोई विकल्प ढूंढें कि हमारा काम भी हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी, इससे पर्यावरण को लाभ होगा, बताए तो भाई डीजल पेट्रोल की गाड़ियां इन्वायरमेंट को पूरा खराब कर देती, पर्यावरण प्रदूषण करती थी, लेकिन आज सीएनजी की गाड़ियां जो चल रही भाई इससे इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पहले हम लोग बिजली जो बनती थी, बिजली जलाते थे, बिजली अभी भी वही जलती आ रही है, लेकिन उसके जगह पर अगर आप विकल्प देखेंगे तो लोगों ने क्या कर लिया है, सोलर पैनल लगवा लिया, सोलर लाइटें लगवा ली है जो खासतौर से धूप से बिजली बना लेती है। इससे क्या हो रहा, इससे भाई पर्यावरण को लाभ ही लाभ पहुंच रहा है अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे कागज, जूट, कागज की जगह पर अगर आप लोग देखोगे आज हम लोग जूट का थैला यूज करते हैं, पहले लोग भैया प्लास्टिक की थैलियां यूज करते थे कागज से, तो उसके जगह पर देखोगे कागज या जूट का बैग लोग यूज करें। पहले देखो प्लास्टिक की थैली आती थी, आज जो जूट वाला बैग आता जो थोड़ा सा टूट जाता, थोड़ा सा वो कागज या जूट का बना होता है। तो अब इस यानी एक क्या हो, वैकल्पिक संसाधन। पहले भाई अगर हमें थैलियां यूज करनी पड़ती, देखो भाई थैलियां जो है ना प्रदूषण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं इन्वायरमेंट को, थैली गलती नहीं है, थैली सड़ती नहीं है, थैलियां प्लास्टिक की थैलियां, तो उसकी जगह पर आज हम लोग जो कागज या जूट का बैग यूज कर रहे हैं, क्या है ये वैकल्पिक संसाधन के रूप में आप इनको यूज कर सकते हो ना। भाई पहले प्लास्टिक की थैली होती थी, उसको समुद्र में जाती थी, नदी में जाती थी, प्रदूषण खूब फैलाती थी, कोई गाय वाय खा लेती थी, उसको बेचारी को नुकसान पहुंचता था, लेकिन उसकी जगह पर जो हम कागज या जूट का जो बैग यूज कर रहे हैं यह वैकल्पिक संसाधन है। दूसरा अगर आप देखेंगे बैग आज रिसाइकिल हो जाते हैं, खासतौर से जूट वाले बैग जो होते हैं कागज वाले, लेकिन जो प्लास्टिक के होते थे भैया वो रिसाइकिल नहीं होते थे। अगर मैं बात करूं या भी हम इसको यूज करें ना खासतौर से जूट वाले बैगों को, तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या है भाई ये वैकल्पिक संसाधन है ना। दूसरा अगर मैं वैकल्पिक संसाधन की बात करूं तो मैंने आपको सोलर पैनल वाला बताया ना कि भाई पहले लाइट जो होती थी उसकी जगह पर आज हम सोलर पैनल, सोलर लाइट लगवा रहे हैं। और उसी जगह पर जो गाड़ियां हमारी चलती थी, खासतौर से अगर आप गाड़ियों की बात करेंगे तो भाई पहले हम गाड़ियां पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल से चलता था, लेकिन आज जो गाड़ियां चल रही है वो सीएनजी से चल रही हैं, और सीएनजी वाली जो गाड़ियां कह सकते हैं कि वो प्रदूषण कम कर रही हैं। तो क्या है कि ये वैकल्पिक संसाधन है, ये ऐसे वैकल्पिक संसाधन है जिससे कह सकते हैं कि आज हमारे इन्वायरमेंट को लाभ पहुंच रहा है, ठीक है भैया। प्लास्टिक के थैलियों की जगह पर हमने कागज और जूट के थैले यूज करने शुरू कर दिए, प्लास्टिक के थैलियां की जगह पर आ गई हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे इस प्रकार से जो हम लोग प्लास्टिक के खाने वाले कप प्लेट लाते थे वो नहीं आती है, उसकी जगह पर थर्माकोल के प्लेट आने लग गए, एक वैकल्पिक संसाधन है, ठीक है। जो हम कप पानी पीते थे, जो कप्स आते थे, उन कपों को देखो किस प्रकार से कप आते हैं, प्लास्टिक का कप आता, कागज का कप आता, हम उसका यूज करते हैं। तो क्या है यह एक प्रकार का क्या है, वैकल्पिक संसाधन है अगर आप देखेंगे, यही है। और कह सकते हैं ये जो वैकल्पिक संसाधन हम लोग ला रहे हैं इससे हमारे पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचती है, बल्कि इससे पर्यावरण को लाभ होता है भाई मेरे। आज पेट्रोल और डीजल की जगह पर जब हम लोग सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हैं और कह सकते हैं कि सीएनजी का यूज कर रहे हैं, इससे भी लाभ पहुंच रहा है, ठीक है भाई। देखो पहले हम लोग खाने पीने जाओ, देखो लोग प्लास्टिक की थैलियों पर पत्तल होती थी उस पर देते थे खाने के लिए। पानी आज भी देखो लोग प्लास्टिक का गिलास होता था, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप देखोगे कागज के गिलास आने लगे, थर्माकोल की प्लेटें बनने लगी, उसमें लोग खाते हैं। तो क्या है ये वैकल्पिक संसाधन है जिससे कह सकते हैं आज हमारे पर्यावरण को भाई लाभ हो रहा है, खासतौर से वैकल्पिक संसाधनों के यूज से। और हमें इस प्रकार से हर चीज का वैकल्पिक संसाधन ढूंढने की क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो चीजें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक हैं, उनकी जगह पर किसी हमें ऐसे चीज को ला करके यूज करना पड़ेगा जिससे हमारे पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचता हो। तो एक काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने बताया है यही आप बना करके इसको अच्छे से लिख सकते हैं। और इसमें एग्जाम में सारे भी क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, और 20 नंबर के लिए कम से कम 4 पन्ने तो जरूर लिख करके आना, ठीक। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा
चैप्टर नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा, सतत विकास में गैर राज्य हितधारकों की भूमिका, जिसमें हम लोग खास तौर से सतत विकास में निगमों की भूमिका क्या है और सतत विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और मैं कह सकता हूं कि कम से कम एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है भाई। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात कर लेते हैं गैर, ये आ सकता है, देखो सतत विकास में निगमों की भूमिका, तो भाई सतत विकास में निगम मतलब होता है भाई संस्थाएं जो हैं, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खास तौर से अगर आप सबको पता होगा निगम मतलब आप समझ रहे हो कि भाई जो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वह भी पर्यावरण को बचाने में और सतत विकास में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएं। ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब समझते हो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं उनको कम से कम अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो समाज की भलाई के लिए खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी हो, चाहे रिलायंस हो या कोई भी, हर कंपनी के लिए सरकारी रूल है भाई, गवर्नमेंट का नियम है कि 2% यानी आपके प्रॉफिट का, आपका प्रॉफिट जितना है उसका 2% यानी उसका 2% कम से कम आपको लोगों की भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसकी हम लोग बात रहे हैं और खास तौर से लोग खर्च भी करते हैं, तो लोग इस प्रकार से खर्च करें ताकि भाई सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या हो, हमको अधिक से अधिक आसानी हो सके। तो भाई आप सबको पता है जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, भाई कंपनी अगर लगती है तो इसी देश में लगी है, आप यहीं पर प्रदूषण करते हैं, आप सारी काम करते हैं। ठीक है, तो भाई आप अपना सामान भी इसी समाज में बेच रहे हैं, तो भाई आपकी भी तो समाज के प्रति कोई ना कोई जिम्मेदारी है कि जो इंडस्ट्री है, जो कंपनियां हैं, उनकी भी तो समाज के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है ना कि वो भी समाज की भलाई के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, भाई समाज रहेगा तभी तो आप अपने सामान और प्रोडक्ट को बेच पाओगे। भाई कंपनी तभी बचेगी ना जब तक हमारा एक पर्यावरण बना रहेगा, सतत विकास अगर रहेगा, एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, सतत विकास ही नहीं होगा, तो भाई जब समाज ही रहेगा तो आप अपने प्रोडक्ट को बनाओगे कहाँ, बेचोगे कहाँ, तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो इसलिए सभी कंपनियों की कहा जाता है जो भी खास तौर से जिनका टर्नओवर ज्यादा यानी जो ज्यादा उत्पादन करती हैं, ज्यादा पैसे कमाती हैं, उनकी एक कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोला जाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी है या सामाजिक इनका महत्व है कि ये कम से कम अपने लाभ का, प्रॉफिट का 2% खर्च करें, ताकि कह सकते हो कि इस समाज की बेहतरी के लिए खर्च करना। जैसे भाई गरीबों के लिए अस्पताल बनवा दिया, गरीबों के लिए खाने पीने का बनवा दिया, सड़क बनवा दी, पुल बनवा दिया, पानी की सुविधाएं करवा दी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई काम करवा दिया या पेड़ लगवा दिए, पौधे लगवा दिए। ठीक है, इस प्रकार की जिम्मेदारी क्या है, ये सारी जो कंपनियां हैं, खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निगम है, जो सरकारी, जो खासतौर जो प्राइवेट संस्थान हैं, उन सभी प्राइवेट संस्थानों की यह खास तौर से जिम्मेदारी है कि वह भी समाज की भलाई के लिए कम से कम इतना पैसा तो अभी आपको भी भाई खर्च करने की क्या है, सच में आवश्यकता है भाई, खर्च आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सतत विकास में निगमों की भूमिका, यानी वो भी अपना कुछ पैसा खर्च करें ताकि समाज की बेहतरी के लिए। अगला हम बात करें सतत विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या है। भाई विश्वविद्यालय में बहुत सारे शोध होते हैं, बहुत सारी रिसर्च होते हैं, तो भाई सतत विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका है कि भाई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों में कृषि है, स्वास्थ्य है, जल है, इन सब को लेकर के क्या भाई धीरे धीरे अगर शोध होगा, रिसर्च होगी, भाई अगर यूनिवर्सिटी अगर कृषि को लेकर के शोध करेंगे तो भाई कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। अगर यूनिवर्सिटियां जो है अगर स्वास्थ्य पर रिसर्च करेंगी तो भाई हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। यूनिवर्सिटियां अगर जल और पानी की शुद्धता पर रिसर्च करेंगी तो भाई पानी स्वच्छ हो जाएगा, इससे कह सकते हैं लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटियों की एक खास तौर से जिम्मेदारी है, क्योंकि यूनिवर्सिटियां क्यों बनी हैं, विश्वविद्यालय जो बनाए जाते हैं भैया वो शोध के लिए बनाए जाते हैं, वो रिसर्च के लिए बनाए, ताकि नए नए आविष्कार हो सकें, नई नई चीजों का उत्पाद यानी नई नई चीजों को बनाया जा सके। तो इसलिए किया जाता है ना, आविष्कार करने के लिए, खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटियां बनाएगी ना। तो अगर यूनिवर्सिटियां अगर नई नई प्रकार की रिसर्च करेंगी, खोजे करेंगी, जिससे कह सकते भाई हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा लाभ पहुंच सकता है। उच्च संस्थान है, जो हायर स्टडी जहां पर हो रही जो यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों की भाई इनकी जिम्मेदारी है कि भाई हमारा जो कृषि उत्पादन है वो कृषि उत्पादन बढ़े,
स्वच्छ स्वास्थ्य बढ़े, इसके लिए स्वास्थ्य में भी शोध हो, रिसर्च हो, जल स्वच्छ हो, स्वच्छता हो, हमारे समाज में जो जेंडर को लेकर के भेदभाव, लड़कियों को लेकर के भेदभाव है, यूनिवर्सिटियों को भाई जागरूकता फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में नए नए उद्योग धंधे लगे, नई नई कंपनियां लगे, नए नए प्रोडक्ट बने, इसके लिए यूनिवर्सिटियों में लगातार भाई रिसर्च होता रहे। इसलिए यूनिवर्सिटियों की भूमिका कह सकते हैं सतत विकास को प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई यूनिवर्सिटियों को मिलकर के खास तौर से वो रिसर्च के क्षेत्र हैं, भाई अगर वो नई नई खोजें करेंगे तो कह सकते इससे हमें सतत विकास का जो लक्ष्य है, उन सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या है, बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कह सकते हैं 14वां चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है और मैं कह सकता हूं इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इनको आप लोग जरूर करके आइएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो जो जो टॉपिक हम लोगों ने करवाए हैं उस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देखो टोटल एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से आपको 5 करने रहेंगे, तो 5 तो आपको आराम से मिल जाएंगे। जितना मैंने पढ़ा है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल